वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अभी तक हम लोग बीम को डिज़ाइन किए बेंडिंग के क्राइटेरिया से, उसको चेक किए शियर के क्राइटेरिया पे। और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है जिस पे कि हम लोग को बीम जो डिज़ाइन किए हैं विड्थ, डेप्थ और AST, उसको चेक करना और भी बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया पे ज़रूरी है। उसमें से बहुत एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। RCC एक पता है कि एक कंपोजिट मटेरियल है जिसमें स्टील और कंक्रीट दो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी का मटेरियल है, दोनों एक साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों को एक यूनिट के तौर पे जब भी हम लोग ट्रीट करेंगे, दोनों का कंपोजिट बिहेवियर एक यूनिट के तौर पे होना बहुत ज़रूरी है। सेपरेट बिहेव ना करने लगे, दोनों एक यूनिट के तौर पे ट्रीट किया जाए। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, कंक्रीट का यहाँ पे ब्लॉक है, इसमें स्टील इंसर्टेड है। कंक्रीट का डिफरेंट प्रॉपर्टी है, स्टील का डिफरेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों को एक जैसा सामंजस्य बैठा के किसी पर्पस को फुलफिल करना है। जो कि RCC हम लोग कोई भी जो मेंबर आप जहाँ पे यूज़ करते हैं उसका एक डिफिनेट पर्पस है। एक साथ जब बेंडिंग के वजह से जहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन दोनों प्रोड्यूस हो, तब हम लोग को इस तरह का कंपोजिट मटेरियल देने का ज़रूरत है। जहाँ कंक्रीट का काम है कंप्रेशन को सहना, स्टील का काम है RCC बीम का अगर बात करें तो टेंशन को सहना। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट प्रॉपर्टी है, मकसद है एक साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी वजह से। वो वजह फुलफिल तभी होगा जब इस दोनों मटेरियल में सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यानी बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। जैसे कि सपोज करिए इस स्टील को इस तरफ से टेंसाइल फोर्स पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। अगर इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, इस मटेरियल का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, कंक्रीट का भी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इस दोनों में अगर बॉन्ड अच्छा नहीं हो, जैसे ही फोर्स लगाएंगे तुरंत ये स्लिप आउट होकर बाहर निकल जाएगा, इससे स्लिप आउट होकर स्टील बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ कंक्रीट अलोन बचेगा और स्टील सेपरेट अलोन बचेगा। यानी दोनों अलोन हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट बिहेवियर नहीं चाहिए, एक साथ रह के, एक साथ कंबाइंड रह के उसका हम लोग को स्ट्रेंथ जो है यूटिलाइज करना है। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों में सामंजस्य यानी कि बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। इसके पेरीफेरी के अलोंग कंक्रीट जो है इस स्टील से किस पोर्शन से सटा हुआ है, पेरीफेरी के अलोंग चारों तरफ, पेरीफेरी के अलोंग और कंक्रीट में बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो स्टील और कंक्रीट में, तभी जाके इसका हम लोग कंबाइंडली यूज़ कर सकते हैं। जो एडवांटेज है कंपोजिट मटेरियल का वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसको हम लोग को देखना है। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग को थोड़ा कम हो रहा है तो क्या हम लोग मेजर्स अडॉप्ट करेंगे जिसके वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। तो ये दो टॉपिक आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। द बॉन्ड रेसिस्टेंस इज इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। बॉन्ड रेसिस्टेंस जो होता है, एक तरह का रेसिस्टेंस है, ये अप्लाइड फोर्स है, इसका रेसिस्टेंस फोर्स कौन सा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो किन किन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है केमिकल एडहेशन। जैसे ही सीमेंट कंक्रीट को हम लोग पानी उसमें देते हैं तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन बनता है, होता है, और केमिकल रिएक्शन के वजह से चारों तरफ पेस्ट जैसा, जेल जैसा जो एक पेस्ट है वो स्टील को चारों तरफ से पकड़ता है और एडहेशन बनाता है, यानी कि चिपकता है। ठीक, कोहेशन और एडहेशन, चिपकने का दो प्रॉपर्टी है। जैसे कि सिमिलर मटेरियल है, कंक्रीट टू कंक्रीट में जो बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है, वो किस वजह से है? केमिकल कोहेशन के वजह से। कंक्रीट और स्टील में जो केमिकल बॉन्डिंग है वो किस वजह से है? केमिकल एडहेशन के वजह से। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल है, स्टील अलग है, कंक्रीट अलग है, तब जो केमिकल बॉन्डिंग बन रहा है वो केमिकल एडहेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग उसमें वाटर कंक्रीट में मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके वजह से चिपचिपा जैसा जो स्ट्रक्चर है वो स्टील के चारों तरफ बनता है और इसमें बॉन्डिंग डेवलप करता है। वो किस वजह से होता है? केमिकल एडिशन, पहला कारण। दूसरा कारण है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ ना कुछ स्मूथ तो नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें फ्रिक्शन होगा कंक्रीट और स्टील में। जैसे ही इसको अप्लाइड फोर्स बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो पेरीफेरी के अलोंग रेसिस्टिव फोर्स अप्लाइड होगा चारों तरफ। जैसे सर्कुलर ये राउंड बार है तो चारों तरफ पेरीफेरी के अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होगा जो कि इसको बाहर निकलने से रोकेगा। ठीक है, फ्रिक्शन लॉ हम लोग पढ़े हैं बहुत पहले से। तो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस होगा, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, कुछ ना कुछ रफनेस है इसमें, कंक्रीट में भी रफनेस है, इसके पेरीफेरी के अलोंग जो सरफेस एरिया को पकड़े हुए है, इसके वजह से फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा जो कि इसको बाहर निकलने से रोकेगा, यानी कि कहीं ना कहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है। तीसरा पैरामीटर है ग्रिपिंग एक्शन। जैसे ही कंक्रीट हार्ड होता है, हार्ड मास में कन्वर्ट होता है, कुछ दिनों के बाद जब हम लोग इसको पानी इसमें मिलाते हैं, क्यूरिंग करते हैं, इसमें स्ट्रेंथ डेवलप होता है, तो चारों तरफ से उसमें ग्रिप
पकड़ता है एकदम। हार्ड मास जब भी कॉम्पैक्ट होता है तो ग्रिपिंग एक्शन आता है, ग्रिपिंग एक्शन की वजह से इसको पकड़ता है इस तरह से। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस अलग है जो कि फिसलने से रोक रहा है, ग्रिप मतलब पकड़ रहा है इस तरह से, कॉम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, दबा रहा है चारों तरफ से। ग्रिपिंग एक्शन की वजह से भी कहीं ना कहीं इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इसको बाहर निकलने से रोकता है, ग्रिपिंग एक्शन। उसके बाद है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, अगर ये प्लेन बार नहीं है, इसमें रिब दिया हुआ है इस तरह से, आप लोग देखे होंगे बहुत सारा छड़ में इस तरह से रिब किया रहता है, ये डिफॉर्म बार कहलाता है। इसके इस तरह से स्पाइरल शेप में इस तरह से रिब जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कोरुगेशन यानी उभरा हुआ पार्ट रहता है, पेरीफेरी के अलोंग उभरा हुआ पार्ट। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट भी है, कोर्स एग्रीगेट भी है। कोर्स एग्रीगेट कहने का मतलब गिट्टी, ठीक है। यहाँ पे गिट्टी के वजह से और यहाँ पे जो उभरा हुआ ये पोर्शन है, इसमें कहीं ना कहीं इंटरलॉक हो जाता है, मतलब रुकावट पैदा करता है। ये बाहर निकलना चाहेगा, अगर यहाँ पे एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, तो रिब जो है और कोर्स एग्रीगेट एक दूसरे में टकराएगा और इसको बाहर निकलने से रोकेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, जो कि कंक्रीट और इस ग्रिपिंग, ये जो रिब प्रोवाइडेड है स्टील में, इस दोनों में आपस में टकराने की वजह से होता है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। और इसके वजह से भी कहीं ना कहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगा, इसको खींचने में और ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना है, किन किन वजहों से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप करता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, ये 4 बेसिक सा मैकेनिज्म जिसको हम लोग देखें, ठीक है। अगर हम लोग को जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए, अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी हम लोग फर्दर देखेंगे, डिराइव्ड करेंगे इक्वेशन, ठीक है। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग निकालें और जितना चाहिए वो कम पड़ रहा है, तो हम लोग क्या और मेज़र ले सकते हैं जिसके वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट कैन बी इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। दोनों के बीच में बॉन्ड का जो शक्ति है उसको और बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या मेजर्स लेके, मेथड्स यूज़ करके। यूजिंग डिफॉर्म्ड और ट्विस्टेड बार, अभी जस्ट हम लोग पढ़ें कि प्लेन बार ना यूज़ कर आप डिफॉर्म्ड या फिर ट्विस्टेड HYSD बार यूज़ करें, जिसमें इस तरह से रिब बना हुआ होता है, और ट्विस्टेड बार यूज़ करें, तब मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यूजिंग रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट। रिच मिक्स मतलब सपोज करिए आप M15 यूज़ कर रहे थे, M15 की जगह 20 यूज़ करिए, 25 यूज़ करिए, उससे कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और ग्रिपिंग एक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा रिच मिक्स होगा उतना ज़्यादा ग्रिपिंग एक्शन होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो रिच मिक्स यूज़ करें, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करें सिंपली। उसके बाद है क्या, एडिक्वेट कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फॉर प्रॉपर सेटिंग। अब देखिए, जैसे कि कॉम्पैक्शन हम लोग नहीं किए कंक्रीट का, सिर्फ प्लेस कर दिए, सिर्फ प्लेस करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे जैसे कंक्रीट में जो एग्रीगेट है वो यहाँ पे आया और यहाँ पे एयर वॉइड रह गया, हवा का जो एक तरह से गैप है वो परमानेंटली रह गया। यहाँ तक मसाला जो है, जो पेस्ट वाला मसाला, सीमेंट और सैंड वाला मसाला यहाँ तक नहीं पहुँचा, ठीक है। तो एयर गैप, एयर ट्रैप हो गया, फंस के रह गया हमेशा के लिए। अगर उसमें कॉम्पैक्शन करते हैं वाइब्रेटर के थ्रू, निडल वाइब्रेटर या सरफेस वाइब्रेटर, किसी भी मेथड से कॉम्पैक्शन करते हैं, तो मसाला जो है, पेस्ट वाला मसाला सभी जगहों पे पहुंचता और चारों तरफ, इसके पेरीफेरी के चारों तरफ मसाला पहुंचता और ग्रिपिंग एक्शन या फिर जो भी आपका यहाँ पे मैकेनिज्म है जिसके वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप करता है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर पाता है, ठीक है। एयर, सपोज करिए एयर ट्रैप होके रह गया, तो एयर और स्टील में किसी तरह का ग्रिपिंग एक्शन नहीं होगा, किसी तरह का एडहेशन नहीं होगा, किसी तरह का मैकेनिकल इंटरलॉकिंग नहीं होगा। ये सारा प्रॉपर्टी तब डेवलप करेगा जब इस पेरीफेरी के चारों तरफ अच्छे से जो मिक्सचर ऑफ द कंक्रीट है वो पहुंचेगा, कहीं भी एयर वॉइड नहीं रहेगा। सिंपली सॉइल मैकेनिक्स में वॉइड पढ़े होंगे, वो एयर वॉइड यहाँ पे ना रहे, तभी जाके ये जो मैकेनिज्म है वो काम करेगा, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग अच्छे से इसको कॉम्पैक्शन करें, वाइब्रेटर यूज़ करके अच्छे से कॉम्पैक्शन करें और क्यूरिंग करें। क्यूरिंग जितने दिनों तक इसमें पानी देना है प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, तभी जाके ग्रिपिंग एक्शन अच्छा होगा, जब कंक्रीट का स्ट्रेंथ अच्छा होगा। कंक्रीट का स्ट्रेंथ कब अच्छा होगा, जब हम लोग प्रॉपर क्यूरिंग करें और कॉम्पैक्शन करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग हुक्स एट द एंड ऑफ द रेनफोर्सिंग बार। सपोज करिए इस तरह से प्लेन बार है, इसमें हम लोग हुक भी प्रोवाइड कर दिए, ठीक, एंड पे मतलब इस रेनफोर्समेंट को प्लेन या फिर डिफॉर्म बार जो भी है, इसको हम लोग मोड़ के 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री
किसी भी तरह का हुक हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो हुक क्या करता है, इसको एक तरह से रोकता है फिसलने से, बाहर फिसलने से क्या करता है, कंक्रीट में एक तरह से फंस गया, ये चीज़ और हम लोग प्रोवाइड कर दिए, हुक प्रोवाइड कर दिए, तो कंक्रीट में फंस गया और बाहर निकलने से इसको क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो हम लोग हुक प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितना हमको एडिशनल बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए, उसके हिसाब से ये जो लेंथ ऑफ द ये हुक है ये डिसाइड होता है, जिसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, वो सारा टर्म एंकरेज लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ अभी तुरंत आने वाला है। अभी सिंपली समझिए, ये लेंथ ऑफ द हुक ये 90 डिग्री बेंड करे या 180 डिग्री बेंड करे, ये डिपेंड करता है कितना स्ट्रेंथ एडिशनल रिक्वायर्ड है बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडिंग मोर नंबर ऑफ बार्स। मोर नंबर ऑफ बार्स, सपोज करिए कि कहीं पे एक बार लगा, एक बार मतलब एक नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है। ठीक है, इसके जगह पे इतना ही एरिया का 2 छोटा छोटा बार अगर यूज़ करें, 2 या 2 से अधिक 3 बार 4 बार हम लोग यूज़ करें, लेकिन ये ध्यान में रखना है जितना एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया ये दोनों का मिला के होना चाहिए, ये दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया मिलाएं इतना के बराबर हो। लेकिन इसके जगह पे अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं, एक बार ना यूज़ करके एक से अधिक बार नंबर ऑफ बार से यूज़ करें, तो उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है समझिए। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इस दोनों का मिला के इसके बराबर है, लेकिन जो सरफेस एरिया है, पेरीफेरी वाला जो एरिया है, ये बड़ा वाला 2πr या सिंपली पाई इंटू डी, और ये 2 इंटू छोटा वाला पाई इंटू डी करे, अगर ये डायमीटर छोटा d है और 2 पेरीफेरी है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। क्रॉस सेक्शन एरिया भले AST सेम है, इसका AST और इसका AST, दोनों का AST मिला के इसके बराबर है, लेकिन पेरीफेरी यानी कि सरफेस एरिया जो है इसका, आप कोई भी एग्जांपल लेके देखें आप पाएंगे कि इसका जो छोटे छोटे बार्स का जो पेरीफेरी एरिया है, सरफेस एरिया है, वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बड़े रेनफोर्समेंट वाले एरिया के कंपैरिजन में। तो इससे हुआ क्या, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ाएं उतना ज़्यादा हम लोग कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाएं कंक्रीट के साथ। कंक्रीट के साथ जो कॉन्टैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया, किसके लिए, कंक्रीट से संपर्क होने के लिए। ठीक है, कंक्रीट से जितना ज़्यादा संपर्क होगा उतना ज़्यादा बॉन्डिंग क्या होगा, अच्छा होगा। इसके अंदर में मटेरियल छुपा हुआ रहता है, इसको हम लोग खोल दिए, बाहर कर दिए और कंक्रीट के संपर्क में लेते आए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब और आपको जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ कर रहे थे, एरिया से तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, जितना एरिया पहले था उतना एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अभी भी है, लेकिन सरफेस एरिया हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जगह पे ये भी यूज़ करके सरफेस एरिया कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ बार्स यूज़ करके हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं ये जो डेवलपमेंट लेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कम से कम कितना लेंथ जो है वो ज़रूरी है इस कंक्रीट बेड में इंसर्ट, कितना लेंथ तक हम लोग इस सरिया को कितना दूर तक इंसर्ट करें कि मेरा प्रॉपर जो स्ट्रेंथ है बॉन्डिंग में वो डेवलप कर सके। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, इसको समझिए। देखिए कि ये स्ट्रेंथ मटेरियल का, इस रेनफोर्समेंट का सपोज करिए बहुत ज़्यादा रहता, ठीक है, लेकिन इसको सपोज करिए 100 किलोन्यूटन का ये स्ट्रेंथ ले सकता है, 100 किलोन्यूटन लोड बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अभी 50 किलोन्यूटन का ही लोड हम लोग अप्लाई किए हैं और ये रेनफोर्समेंट जो है स्लिप आउट होकर बाहर आ गया। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेंथ जो है 100% तो यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो बॉन्ड में पहले ही फेल कर गया। बॉन्ड में स्ट्रेंथ 50 किलोन्यूटन का ही था, यहाँ तक पहुँचने जैसे ही पहुँचा ये स्लिप आउट होके बाहर हो गया। तो ये 100% इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ तो यूटिलाइज नहीं हुआ। तो हम लोग कम से कम कोशिश करते हैं कि इसका बॉन्ड में जितना स्ट्रेंथ हो वो कम से कम किसके बराबर हो, इस मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर। ठीक है, तभी इसका 100% स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन, किस स्ट्रेंथ का, टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन हो पाएगा। कहने का मतलब क्या है, जितना मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ है उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे जैसे कम होगा तो इस मटेरियल का 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, स्ट्रेंथ का 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जैसे कि एग्जांपल में अभी हम लोग समझे। यानी कि एक निष्कर्ष निकल के आया, जितना इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है उतना इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकलता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, सिग्मा ST इंटू एरिया π/4 इंटू डाया का स्क्वायर। स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस
इंटू एरिया, इस रेनफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स, टेंसाइल फोर्स ये निकला एक तरह से, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकला, ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, बराबर होना चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा? बॉन्ड कहाँ पे डेवलप कर रहा है? पेरीफेरी के अलोंग, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पेरीफेरी वाला जो क्षेत्रफल है, इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस कौन सा? बॉन्ड स्ट्रेस। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस है और रेसिस्टिव, एक तरह से अप्लाई फोर्स हो रहा है ये टेंसाइल फोर्स, और रेसिस्टिव जो फोर्स होगा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बॉन्ड में कितना फोर्स रेसिस्ट कर पाएगा, ठीक है। ये फोर्स कैसे निकलेगा? स्ट्रेस इंटू एरिया, दो बातों पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कौन सा? बॉन्ड स्ट्रेस, टाउ बी डी, बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी डी। ये आपको टेबल में, आईएस कोड के टेबल में दिया हुआ है, अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग टाउ बी डी, यानी कि बॉन्ड में स्ट्रेस इंटू एरिया। अब एरिया कौन सा एरिया स्टील का कांटेक्ट में है कंक्रीट के साथ? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये जो पेरीफेरी वाला जो क्षेत्रफल है वो है पेरीफेरी वाला क्षेत्रफल। एक तरह का ये सिलेंडर है, बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पता चलता है? 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर यानी कि सिंपली पाई डी इंटू एल, पाई डी, आई इंटू डी इंटू एल। ये एल कौन सा? डेवलपमेंट लेंथ, इसी को डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। यानी कितने दूर तक ये इंसर्ट किया जाए ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब कैसे फाइंड आउट हो जाएगा? मैंने क्या बताया कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है। किसी भी कंडीशन में ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम बराबर तो ज़रूर होना चाहिए किसके? इस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील के, ठीक है। तभी इस मटेरियल का 100% स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो पाएगा, नहीं तो स्ट्रेंथ रखा का रखा रह जाएगा और उससे पहले ही स्लिप आउट होकर बाहर हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए या एक्सट्रीम केस में बराबर से कम नहीं ले सकते हैं। तो दोनों को इस इक्वेशन से हम लोग रिलेट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पाई से पाई कटेगा, एक डायमीटर से एक डायमीटर यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो डेवलपमेंट लेंथ कितना कम से कम रहना चाहिए? ये क्वेश्चन आया सिग्मा एस टी इंटू डाया ऑफ द रेनफोर्समेंट डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पहले से है, इंटू टाउ बी डी, ऐसे जाएगा नीचे, ठीक है। ये इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन याद रखिए और डिराइव्ड कैसे हो क्या है ये भी समझिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है। इससे इस टर्म में कहीं ना कहीं एल डी छुपा हुआ था, डेवलपमेंट लेंथ छुपा हुआ था। इसी एल डी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट लेंथ। तो कितना डेवलपमेंट लेंथ, कितना स्टील हम लोग इंसर्ट करें कंक्रीट के बेड में ताकि मेरा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर डेवलप कर सके। तो ये वैल्यू जो है, ये लेंथ का वैल्यू है, ये इस इक्वेशन से सिग्मा एस टी, जहाँ पे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द स्टील इंटू डाया ऑफ द रेनफोर्समेंट बार डिवाइडेड 4 इंटू टाउ बी डी, ठीक है। यही डेवलपमेंट लेंथ आपको फाइंड आउट होगा। अब देखिए इसमें टाउ बी डी वाला जो टर्म है, टाउ बी डी कैसे पता चलेगा? टाउ बी डी के लिए आईएस कोड 456/2000 में टेबल नंबर 21 में एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाउ बी डी में एक रिलेशन है। M20 के लिए टाउ बी डी जो है 0.8 है। प्लेन बार का बात कर रहे हैं, अगर डिफॉर्म बार रहेगा तो ये वैल्यू अलग है। डिफॉर्म बार पे आएंगे, पहले प्लेन बार के लिए समझ लेते हैं। M20 के लिए 0.8, M25 के लिए 0.9, M30 के लिए 1, M35 के लिए 1.1, M40 या उससे ऊपर का जो ग्रेड है कंक्रीट का उसके लिए 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर में ये यूनिट है, ठीक है। ये प्लेन बार जब रहेगा तब ये बॉन्ड टाउ बी डी का स्ट्रेस का वैल्यू है, हमको यूज़ करना है। लेकिन जब डिफॉर्म्ड बार रहेगा, HYSD बार रहेगा, तो यही स्ट्रेंथ जो है, यही जो स्ट्रेस है ये 60% बढ़ जाता है। जैसे कि M20 के लिए 0.8 है प्लेन बार में, ये 60% यानी कि 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी वैल्यू को तो 1.28 हो जाएगा डिफॉर्म बार के केस में M20 के लिए। M25 के लिए प्लेन बार में 0.9 था, इसको 60% बढ़ा दीजिए, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.44 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यू डिफॉर्म बार के लिए यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये तब है जब स्टील में टेंसाइल फोर्स लगे, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो। लेकिन अगर स्टील को कंप्रेसिव फोर्स उसमें जनरेट हो रहा है, जैसे कि कॉलम या फिर पिलर में होता है कि थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन वहाँ पे लगता है, तो वहाँ पे ये जो वैल्यू है ये नहीं रह जाएगा। इसका जो स्ट्रेस का वैल्यू है यानी कि स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो और 25% बढ़ जाएगा, यानी कि फर्दर 1.25 से और मल्टीप्लाई करेंगे जब स्टील में कंप्रेशन
के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। जब हम लोग कॉलम पढ़ेंगे तो उस पर फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बीम में हम लोग स्टील को जो यूज़ करते हैं वो टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब बॉन्ड स्ट्रेस जो है डिफॉर्म बार के लिए 60% बढ़ा देते हैं, लेकिन वही स्टील को अगर कंप्रेशन में यूज़ करें तो 25% और इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब IS कोड का कुछ रिकमेंडेशन है। IS कोड क्या बोलता है, ये जो डेवलपमेंट लेंथ हम लोग निकाले हैं फॉर्मूला से, सिग्मा ST इंटू डायमीटर ऑफ द बार डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD, ये जो वैल्यू है निकाल के आएगा, ये बड़ा नहीं होना चाहिए m1/v प्लस L0। m1/v क्या है इसको हम लोग समझते हैं। m1 क्या है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। बीम जो बेंडिंग के लिए डिज़ाइन हो गया है उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे जिस पे हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ चेक करना है। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग सपोर्ट के पास डेवलपमेंट लेंथ चेक करते हैं ऑफ द सेक्शन, एज्यूमिंग ऑल द रेनफोर्समेंट एट द सेक्शन टू बी स्ट्रेस्ड एट सिग्मा ST। ये मानते हुए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कि जितना भी इसमें स्टील आया है उस स्टील में स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो सिग्मा ST पे पहुंच चुका है। इस सिग्मा ST के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे सेक्शन पे उसका वैल्यू है m1 डिवाइडेड बाय v क्या है, शियर फोर्स। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है WL/2 निकालते हैं, वो है शियर फोर्स। ठीक है, अब देखिए m1/v का वैल्यू ही बड़ा होना चाहिए LD के कॉरस्पॉन्डिंग। LD का हम लोग इस तरह से वैल्यू निकाले फॉर्मूला से, और m1/v, m1 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय शियर फोर्स। अगर ये वैल्यू बड़ा हो गया इससे, तब तो किसी तरह का एनकरेज लेंथ L0 मतलब क्या, एनकरेज लेंथ यानी कि हुक देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू छोटा हो गया इस वैल्यू से, तब जाके हम लोग L0 प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एनकरेज लेंथ देंगे। एनकरेज लेंथ इन द फॉर्म ऑफ, देखिए इस तरह का कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर बात करें, एक सपोर्ट यहाँ पे है, सेंटर ऑफ द बीम है, यहाँ तक रेनफोर्समेंट आया है। ठीक है, यहाँ तक रेनफोर्समेंट आया है। हम लोग कैलकुलेट किए m1/v, ये वैल्यू सपोज करिए आया 900 mm कैलकुलेशन के बाद। LD का वैल्यू इस फॉर्मूला पे सब वैल्यू पुट करके ये आया सपोज करिए 800 mm। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं है इस वैल्यू से, LD का वैल्यू ज़्यादा नहीं है इस वैल्यू से, तब किसी तरह का एडिशनल हुक देने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सपोज़ करिए ये आ जाता 780, ये बड़ा होने लगा, LD बड़ा होने लगा इससे, तब जाके L0 यानी कि एनकरेज लेंथ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एनकरेज लेंथ इन द फॉर्म ऑफ हुक। अब हुक जो है अलग अलग एंगल पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे होता है। 45 डिग्री से स्टार्ट होता है, जैसे 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 135 डिग्री या फिर इस तरह से 135 डिग्री या फिर यू हुक, इस तरह से यू शेप का हुक हम लोग प्रोवाइड करते हैं 180 डिग्री का। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग 180 डिग्री तक इसको मोड़ सकते हैं। तो इस शेप का हम लोग हुक प्रोवाइड करते हैं। कब ये हुक देने का ज़रूरत होता है, जब m1/v का वैल्यू छोटा पड़ने लगे LD से। अगर ये ज़्यादा है तब किसी तरह का एनकरेज लेंथ देने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये छोटा पड़ने लगे तब एडिशनल हम लोग एनकरेज लेंथ इन द फॉर्म ऑफ हुक प्रोवाइड करके हम लोग बॉन्ड में जो स्ट्रेंथ है उसको अचीव करते हैं। यानी किसी भी केस में LD बड़ा नहीं होना चाहिए इस दोनों के वैल्यू से। इसका ज़रूरत अगर ना पड़े तो और बेहतर है, लेकिन अगर करना पड़े तब भी इस जोड़ का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए इस वैल्यू से। इन अदर लैंग्वेज ये जो वैल्यू ये बड़ा नहीं होना चाहिए इस दोनों के एडिशनल वैल्यू से। अब आते हैं L0 का वैल्यू, सम ऑफ एनकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट। सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद जो लेंथ है उसी को एनकरेज लेंथ बोलते हैं। और L0 का जो वैल्यू है, एनकरेज लेंथ का जो वैल्यू है वो लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है, इफेक्टिव डेप्थ, ये जो बीम का डिज़ाइन इफेक्टिव डेप्थ है D, यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं इस किसी भी केस में। अगर U टाइप का हम लोग को हुक देना पड़े उस केस में भी इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे उसको हम लोग आते हैं। इफेक्टिव डेप्थ या फिर 12 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बार, यानी कि 12 इंटू डाया ऑफ द बार, ये वैल्यू या फिर इफेक्टिव डेप्थ, दोनों में से जो बड़ा वैल्यू हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में L0 का वैल्यू। देखिए अब L0 का जो वैल्यू है अलग अलग इंक्लिनेशन के लिए अलग अलग होता है। जैसे 45 डिग्री का इंक्लिनेशन देते हैं तब हम लोग 4 टाइम्स ऑफ द डाया एनकरेज लेंथ का वैल्यू हो जाता है, L0 का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग सपोज करिए 90 डिग्री का देते हैं तो 8 टाइम्स ऑफ द डाया सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल 12 mm का है, 12 इंटू 4
12 × 8 इस तरह करके हम लोग एनकरेज लेंथ का वैल्यू निकालते हैं। 135 है तो फर्दर और 4 ऐड कर दीजिए, यानी कि 12 × डाया, L0 का वैल्यू हो जाएगा। अगर एक्सट्रीम केस में 180 डिग्री का हुक देना पड़े तो 16 × डाया, इससे ज़्यादा हम लोग L0 का वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ L0 आपको दे के इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। इस इंक्लिनेशन में से कोई भी आप चुन सकते हैं। नॉर्मली जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हुक, या तो 90 डिग्री का या फिर 180 डिग्री का, इस दोनों में से हम लोग कोई भी प्रोवाइड करते हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं है 45 और 135 का इंक्लिनेशन किसी भी लेमैन के लिए, मिस्त्री के लिए प्रोवाइड करना, या तो वो 90 डिग्री मोड़ेगा या फिर 180 डिग्री मोड़ेगा। इस दोनों में से पहले L0 हम लोग ये प्रोवाइड करके देखेंगे, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं कर रहा है, L0 का वैल्यू बढ़ाना है तो 180 डिग्री हम लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बॉन्ड पे ही एक बेसिक सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज 250 mm × 500 mm इज रेनफोर्स्ड विथ, ये जो डायमेंशन है कहीं भी इसमें इफेक्टिव नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ओवरऑल डायमेंशन है बीम का 250 mm बाय 500 mm, इस तरह से ओवरऑल डायमेंशन है। इज रेनफोर्स्ड विथ 2 नंबर ऑफ बार्स 20 mm डाया, ये 2 नंबर ऑफ बार्स इसमें है 20 mm डाया का। ये इफेक्टिव डेप्थ हुआ, ये ओवरऑल डेप्थ 500 mm जो दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर ऑफ बार्स, 2 नंबर ऑफ बार्स 20 mm डाया का। इफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 90 kN, यानी कि V का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दे रखा है, WL/2 आपको निकालना नहीं है, क्वेश्चन में ही दे रखा है 90 kN का है। ठीक है, एट द सपोर्ट डिटरमाइन द एनकरेज लेंथ रिक्वायर्ड, L0 का क्या ज़रूरत है आपको चेक करना है, अगर ज़रूरत है तो कितना ज़रूरत है, L0 का वैल्यू निकालना है। डिटरमाइन द एनकरेज लेंथ रिक्वायर्ड एज्यूमिंग जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 एंड Fe415 स्टील, जो टॉर वहाँ पर टॉर्सनल स्टील लिखा हुआ था, यानी कि HYSD बार ग्रिप के साथ प्रोवाइडेड है, जिसमें ग्रिप है टॉर्सनल बार 415, यानी कि ये इसका यील्ड स्ट्रेंथ है। टेक क्लियर कवर एज 25 mm, देखिए इफेक्टिव डेप्थ का सब जगह ज़रूरत होता है, डी का टोटल डेप्थ का कैलकुलेशन में कहीं भी ज़रूरत नहीं होता है। तो इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में यह दे दिया है कि ये जो क्लियर कवर है, क्लियर जैसे कि टोटल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ होता है, उसी तरह से क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर होता है। क्लियर कवर बोलते हैं 100 फीट ऑफ द बीम से लेके रेनफोर्समेंट के बॉटम तक का जो डिस्टेंस है, ये क्लियर कवर है। 100 फीट ऑफ द बीम से लेके सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग इफेक्टिव कवर बोलते हैं। क्लियर कवर क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 mm, तो इफेक्टिव कवर कितना निकलेगा, ये 20 mm डाया बार है, क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ डाया बार, जैसे 20 है, 20 का आधा 10, यानी 25 + 10, ये हो गया 35 mm। इफेक्टिव कवर कितना हो गया 35, 25 + 10। इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, 500 में से 35 हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 465, आई थिंक 500 - 35 465, ये इफेक्टिव डेप्थ भी निकल गया। अब आइए ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसको जो गिवन डाटा यहाँ पे लिख देते हैं, M20 का है, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415, यानी कि इससे मतलब क्या है, सिग्मा CBC जो कहीं पे यूज़ करेंगे, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस जो कंप्रेशन में है वो 7 यूज़ करेंगे, और सिग्मा ST जो यूज़ करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो 230 यूज़ करेंगे Nm/mm², Nm/mm²। अब आइए हम लोग डेवलपमेंट लेंथ जो LD का वैल्यू है, जो कोडल प्रोविज़न के हिसाब से हम लोग को एनकरेज लेंथ का फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उस क्रम में LD का जो वैल्यू है ये बड़ा नहीं होना चाहिए, किससे, M1/V + L0 से। तो पहले LD का वैल्यू निकाल लें, LD कितना होगा, LD = सिग्मा ST × डायमीटर ऑफ द बार डिवाइडेड बाय 4 टाउ BD। सिग्मा ST 230, डायमीटर ऑफ द बार 20 mm डिवाइडेड बाय 4 × टाउ BD। टाउ BD का वैल्यू M20 ग्रेड का कंक्रीट है और टॉर्सनल बार है, यानी डिफॉर्म बार है, तो कितना है 1.28। इसको कैलकुलेट करिए, mm में आ जाएगा ये वैल्यू 230 × 20 डिवाइडेड बाय 4 × 1.28,
ये वैल्यू आता है 898.44 mm। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो वैल्यू है बड़ा तो नहीं है इस वैल्यू से। m1 हम लोग किसको बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस of the section assuming that all steel fiber reach up to stress sigma st, यानी कि m1 sigma st के corresponding sigma st into ast into d minus nc divided by 3। ये मोमेंट ऑफ, ये फोर्स ऑफ टेंशन हो गया इंटू लीवर आर्म, इससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता चलेगा। जितना स्टील है सबको एज्यूम करते हुए कि सिग्मा एस टी यानी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस पे पहुंच चुका है हर एक स्टील। अब ए एस टी कैसे निकलेगा, ए एस टी यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स दिया है, डाया ऑफ द बार दिया है, तो ए एस टी ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा 2 × π/4 × 20 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें, पाई × 20 का स्क्वायर × 2 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू आता है 628.318 mm स्क्वायर। सिग्मा एस टी यानी 230, 628.318 इंटू डी, इफेक्टिव डेप्थ अभी निकाले 465 माइनस एन सी। एन सी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, एन सी का वैल्यू एम सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का एन सी याद होगा आप लोगों को, डिवाइडेड बाय एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। इस वैल्यू से एन सी का वैल्यू पता चलता है। एम का वैल्यू भी फर्दर निकालना पड़ेगा, 280/3 सिग्मा सी बी सी, 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी का वैल्यू 7 यानी 13.33 आता है। ये एम का वैल्यू 13.33 इंटू सिग्मा सी बी सी 7 डिवाइडेड बाय 13.33 इंटू 7 प्लस 230 इंटू 465, ये एन सी का वैल्यू आ जाएगा 13.33 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 13.33 इंटू 7 प्लस 230 इंटू 465, ये आता है 134.20 mm में, 134.20 डिवाइडेड बाय 3। इसको अब कैलकुलेट हम लोग करते हैं, 230 इंटू 628.318 इंटू 465 माइनस 134.20 डिवाइडेड बाय 3, 607,340,55.64 न्यूटन mm। ये मोमेंट है और सबको हम लोग यूनिट को न्यूटन और mm के टर्म में ही रखें, तो न्यूटन mm, किलो न्यूटन मीटर में बदलना है तो 10⁻6 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यानी सिंपली 60.734 किलो न्यूटन मीटर में भी आ गया मोमेंट। अब चेक करते हैं m1/v का वैल्यू, क्या एनकरेज लेंथ देने का ज़रूरत है, अगर है तो कितना देने का ज़रूरत है। m1/v यानी m1 सिंपली 60.734 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय v यहाँ पे 90 किलो न्यूटन का दिया हुआ था, शियर फोर्स किलो न्यूटन है, इसको भी न्यूटन में बदल दो 10⁻3, ये वैल्यू आता है 674.822। अब देखिए m1/v का वैल्यू छोटा पड़ गया किससे, LD से, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि L0 देने का ज़रूरत है। क्यों देने का ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी केस में ये वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस वैल्यू से, तो ये दोनों तो सफिशिएंट नहीं था इससे, इसके लिए तो L0 देने का ज़रूरत है। तो L0 स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं 90 डिग्री का हम लोग हुक देके। ठीक है, प्रोवाइड 90 डिग्री हुक बियॉन्ड सेंटर ऑफ सपोर्ट। सेंटर ऑफ सपोर्ट के बाहर आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का आवश्यकता पड़ा है, और किस तरह का रेनफोर्समेंट हम लोग दे रहे हैं, 90 डिग्री हुक के साथ रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। 90 डिग्री हुक जैसे ही दिए तो L0 का वैल्यू, टेक L0 इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ द डाई ऑफ द बार
8 इंटू डाया कितना है 20 mm का है 160 mm बढ़ गया। अब देखिए 160 ऐड करके देखिए m1/v प्लस L0 का वैल्यू यानी कि 674.822 प्लस 160, क्या ये सफिशियंट है, क्या ये बड़ा है LD से, चेक करते हैं। ये वैल्यू आता है 834.822 mm। अभी भी LD का जो वैल्यू है वो ही बड़ा है, ठीक है, अभी भी m1/v प्लस L0 से बड़ा है LD का, अभी भी मेरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तब हम लोग सेकेंड ट्रायल लेंगे। सेकेंड ट्रायल, ये फर्स्ट ट्रायल था, सेकेंड ट्रायल क्या लिए हम लोग लिए, प्रोवाइड 180 डिग्री हुक्स यानी कि 16 टाइम्स ऑफ द डाई, 16 इंटू डाया का वैल्यू 20 320 mm। अब देखते हैं m1/v प्लस L0 का वैल्यू कितना आता है। m1/v 674.822 प्लस 320, ये वैल्यू आता है 994.822। अब जो वैल्यू है ये बड़ा है किससे, डेवलपमेंट LD रिक्वायर्ड से, ठीक है। तो अब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग 180, ये क्लियर हो गया कि हुक जो प्रोवाइड करेंगे 180 डिग्री का प्रोवाइड करेंगे। यू शेप में इस तरह से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इतना ही लेंथ स्ट्रेट रख के भी सेंटर ऑफ द सपोर्ट से आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि जो आपका जैसे कि ये बीम है, इस एनकरेज लेंथ को हम लोग कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। या तो इसको यहीं से सिंपली 180 डिग्री मोड़ दें जितना लेंथ है एडिशनल 320 mm को, या फिर आगे तक हम लोग स्ट्रेट भी रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे इधर से कवर जो है 20 mm का, नॉर्मली 20 to 25 या 30 mm का कवर छोड़ के रेनफोर्समेंट बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, जंग लगने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा कवर छोड़ के हम लोग आगे तक सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट से आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि ये विड्थ ऑफ वॉल कितना है, उस कितना जगह आधा बच रहा है, क्या ये वैल्यू इसमें आ जाएगा। अगर नहीं आ पाएगा तो हम लोग सिंपली इसको हुक देके मोड़ देंगे ऊपर की तरफ।